हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका बेसिकली जो है आपका 9th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 3 आपका चल रहा है इसके अंतर्गत, और हम लोग आपका हिमालय नदी तंत्र को बेसिकली पढ़ रहे थे। तो काफी कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमको बेसिकली सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है और उसको देखना है। तो कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी और उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले उसको ही उन सब चीजों पर ही हम लोग आपका देखेंगे और बात करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र बेसिकली है क्या, क्या इसका सिस्टम है। सबसे पहले इन पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि भारत में जो है जो नदी तंत्र है, कैसा है नदी तंत्र, वो बेसिकली दो पार्ट में। एक है हिमालय आपका नदी तंत्र के रूप में मिलेगा आपको, और दूसरा मिलेगा द्वीपीय नदी तंत्र के रूप में। इन दोनों नदी तंत्र के रूप में ये विकसित। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आपका हिमालय नदी तंत्र को। किसको देखेंगे? हिमालय नदी। और हिमालय नदी तंत्र में हम बेसिकली अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, और एक पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के, और सी पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बहुत बार बुकों में इसको क्या लिखा होता है, इस तरह से लिख देते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कारण क्या है, ये दोनों नदी फाइनली एक साथ मिल जाती हैं और एक साथ मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती, तो इसलिए बहुत जगह एक भी इनको माना जाता है। इसलिए एक रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। तो आइए देर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबसे पहले आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र क्लियर है? और सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले देखिए सिंधु नदी तंत्र को हम, ठीक, अगर हम इसके बात करें जो उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की, तो ध्यान दीजिए यह तिब्बत के मानसरोवर के पास है। तिब्बत के पास मानसरोवर झील पड़ती है तिब्बत में। मानसरोवर लेक आपने नाम सुना होगा, और उसी मानसरोवर पर अगर आप देखोगे तो तिब्बत के मानसरोवर पर एक आपकी जगह है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। और बेसिकली ये बोखरचू जो ग्लेशियर है, ये कैलाश जो हमारे पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी का हिस्सा है। इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। तिब्बत के पास मानसरोवर लेक में बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका जो नाम है, तिब्बत में जो नाम है इसका, वो अलग नाम, क्या नाम देते हैं वो लोग? सिंघा खंभ
सिंगाखम, या इसको कहते हैं शेरमुंह। क्या कहा जाता है? शेरमुंह कहते हैं इस नदी को, शेरमुंह कहते हैं। ध्यान रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग इसकी, भारत में जो प्रवेश करती है वो कहां से इसकी एंट्री होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी भारत में प्रवेश की बात करें तो भारत में लद्दाख में एक जगह है और उस जगह को कहते हैं दमचौक। क्या कहते हैं? दमचौक। ठीक, दमचौक के पास से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। क्या करेगी? भारत में प्रवेश करती है। और ध्यान रखना, लेह लद्दाख से बहती है। ध्यान रखना, लेह लद्दाख से होकर ये आपका बहती है। और ध्यान रखना, जो उसका मुहाना है, ये देखिए पाकिस्तान में भी जाती है, और जो उसका मुहाना है यानी कि जहां आउटफ्लो होती है, मुहाना कहते हैं जिसको माउथ कहते हैं, माउथ या ओबली कह सकते हैं, आउटफ्लो, चलिए माउथ ही लिख लीजिए। सॉरी, जो उसका माउथ है या आउटफ्लो है वो कहाँ तक है, तो ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। ये बेसिकली कहाँ गिरती है? अरब जो सागर है, अरब सागर में इसका आउटफ्लो होता है। कहाँ होता है? अरब सागर। इसका क्या बनता है? आउटफ्लो होता है। कंडीशन कुछ इसकी ऐसी है, छोटा सा मैप बना रहा हूं। यहां से निकलती है इस जगह से, ऐसे प्रवेश करते हुए भारत में आती है। ये जगह है दमचौक। ठीक है, और ये क्या है? ये देश है तिब्बत, और तिब्बत में ये जो लेक है ये है मानसरोवर झील, और ये जो जगह है ये क्या है? बोखरचू लेक, बोखरचू है। ये क्या है? बोखरचू ग्लेशियर है। क्लियर है? इस तरीके से ये भारत में प्रवेश करती है। क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रहेगा। और ध्यान रखना, जो इसकी जो कुल लंबाई को थोड़ा सा आप इसको अगर नोटिस करोगे तो दो कितने किलोमीटर लंबी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, भारत में जो उसका केवल आउटफ्लो बनाती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर लंबा ही आपका मात्र ट्रैवल करती है। 1114 किलोमीटर ये लंबा ट्रैवल, ये केवल भारत में डिस्टेंस तय करती है। ये भारत की दूरी है और ये इसकी कुल दूरी है, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। क्या कह रहा है? ये देखिए, तिब्बत के पास जो इसकी लेक है, जिसके लेक की जो लेक की बात बता रहे हैं कि कहाँ पर है, तो ये मानसरोवर लेक को आपने देख लिया, तिब्बत को देख लिया, लद्दाख में प्रवेश करती है, गौड़ दर्शनीय है। ये जो गौर्ज बनाती है, ये बेसिकली पाकिस्तान में बनाती है। कहाँ बनाती है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो गौर्ज का निर्माण कर रही है ये पाकिस्तान में करती है। ठीक है, और थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंधु नदी बलूचिस्तान व आपके गिलगित में बहती है। तो बलूचिस्तान को देखिए, गिलगित को देखिए, और अटक के पहाड़ी क्षेत्र को बाहर निकलती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब
तथा झेलम इसमें आकर मिलती है। तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये क्या है, इसकी सहायक नदियां। तो बेसिकली अब अगर आप इसकी सहायक नदियों की बात करोगे, भाई सहायक नदियां तभी तो कुछ बनेगा, इसका सिस्टम बनेगा। सहायक नदियां, अगर आप सहायक नदियों को देख रहे हो तो सबसे पहले देखिए झेलम, सतलुज, व्यास, रावी और कौन सी बची, अभी आप पढ़ रहे थे ना, सतलुज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया। अब बची एक और नदी जिसका 5वें नंबर का नाम क्या है, चेनाब। ये क्या है, इसकी सारी सहायक नदियां। ये कैसी हैं, इसकी सहायक नदियां। इन सारी सहायक नदियों का भी नाम आपको पता होना चाहिए। और देखना झेलम इसमें पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी से मिलती है। तो झेलम कहाँ मिल रही है, पाकिस्तान में मिठान कोट के पास। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी कश्मीर वैली है, जो कश्मीर घाटी है, वो किसकी बनी है, किस नदी की है, या किस नदी पर आप कश्मीर बसा है, ध्यान रखना झेलम में। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है, अंत में कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो कराची के निकट ईस्टर्न पार्ट में कहा मिलती है, अरब सागर। सिंधु प्रेरणा द्रोणी एक तिहाई भाग है और भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, शेष पाकिस्तान में बहती है। तो भारत के कौन कौन से राज्य में बह रही है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख में निकल जाती है। और आप तो कहा लद्दाख और ये जो आपका जम्मू कश्मीर बेसिकली यूटी है, यूनियन आपका टेरिटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर इसे दो, अब देखिए मैंने आपको क्या लिखाया है, इसकी जो लिखाई है तो आपका लगभग इतना लिखा है, लेकिन कहीं कहीं ये आपको इस तरीके से भी किलोमीटर में आपको लिखी मिल जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे मिल जाए या लिखी तरह मिल जाए एक ही बात। क्लियर है, वो एक्यूरेट नहीं लिखा है, लगभग में होती है। और ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र में से एक है। कैसी है, इनमें से एक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है, ध्यान रहेगा। ये नदी पढ़ रहे थे हम, ये सब नदी कहां से मिलती हैं, ये नदियां मिलती हैं बाएं तट से। बाएं का मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड से, ये नदी। और कुछ नदी ऐसी हैं जो आपका दाएं तट पर मिलती है, उनको दाएं को कहते हैं हम राइट साइड। क्लियर है, कुछ बाएं से मिलती है, कुछ दाएं से मिलती है। जैसे श्योक और गिलगित और काबुल, कौन सी है, श्योक, गिलगित और काबुल, ये कहां से मिलती हैं, ध्यान रखना, ये इसकी राइट हैंड साइड से मिलती है। क्लियर है, तो पहले इतना फटाफट इसको लिखना प्रारंभ कीजिए जल्दी जल्दी। मैं हर पेज के लिए आपको 30 सेकंड दूंगा, एक पेज को आप कॉपी कर लीजिए आराम से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। बस एक चीज में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि सिंधु नदी जो है जब भारत में प्रवेश करती है तो ये आपका कराकोरम जो श्रृंखला है उसको काट कर भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, कौन सी, कराकोरम श्रेणी को काटकर, काट का मतलब उसको, या उसमें प्रवेश होती है काटकर प्रवेश करती है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एडिशनल जानकारी है इसमें। आप इसको अच्छे से कॉपी करिए, फिर जल्दी करिए।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। और सहायक नदी को आपने देख लिया, काबुल बिल्कुल कौन सी है, गिलगित है। एक खुर्रम हो रहा है, इसमें ध्यान रखना, खुर्रम इसकी सहायक नदी है। क्या है जो खुर्रम है, ये इसकी बेसिकली सहायक नदी है, खुर्रम। याद रखेंगे इतना, ये सब सहायक नदी है। अच्छा मैं एक उसमें और ध्यान रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो कौन सी है, तो सिंधु की सहायक सबसे बड़ी नदी जो है वो मेरे प्यारे बच्चों चिनाब है। ध्यान रखना, चिनाब। और इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए कि चिनाब रिवर सबसे बड़ी रिवर है सिंधु नदी की सहायक नदी। क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखिए, बड़ा फेमस रहा है सिंधु जल समझौता 1960। किसने, ये किस किस के बीच है, तो भारत व पाकिस्तान 1960 में है। और ध्यान रखना, जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की मध्यस्थता, विश्व बैंक की मध्यस्थता कराई थी। और ध्यान रखना, सिंधु नदी के जो है जल बंटवारा, क्लियर है, बंटवारे को लेकर है, जल बंटवारे को लेकर, ठीक, 1960 में। और वर्ल्ड बैंक ने समझौता, क्लियर है। देख लिया आता, कोई डाउट कोई क्वेरी, आगे बढ़े, हो गया, आगे चलें। झेलम नदी, तो झेलम नदी सबसे पहला होना चाहिए कहां से निकलती है, तो कश्मीर घाटी से चलती है। और कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व, कहां से निकल रही है, दक्षिण पूर्व भाग में पीर पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वहां से निकल। और इसमें एक जगह है, ध्यान रखना है, बेसिकली पीर पंजाल में स्थित है आपका बेरी नाग झील। और उसी पर एक आपका झरना है, उस झरने से आगे निकलती है बेरीनाग झील। और बेरीनाग झील का जो झरना है, ये आगे जाकर ध्यान रखना शेषनाग जो झील है, शेषनाग झील शुरू होती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम जिले की बात करें, जो बेरीनाग जिला है, जो बेरीनाग स्थान है, वो किस जिले में पड़ता है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग जिला है उसमें। और ध्यान दीजिए, जो कश्मीर शहर है, झेलम नदी के तट पर है। कैसे है, झेलम नदी के तट पर, ठीक है। और झेलम के
बाएं तट पर, तो झेलम नदी का जो बायां तट है, इस बाएं तट पर एक झील है जिसको हम कहते हैं डल झील स्थित है। डल झील। तो क्वेश्चन बन जाता है कि डल झील कहां पर है? तो जो झेलम नदी है उसके बाएं तट पर जो है आपका डल झील स्थित है। क्लियर है? ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसी पर एक जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, और उस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तुलुग, तुलबुल। ठीक है, परियोजना, ये आपको ध्यान रखना। और यही नदी क्या करती है, ध्यान रखना, जो कश्मीर घाटी है इसको यही नदी बनाती है, और कश्मीर घाटी को बोलते हैं करेवा घाटी। और आपको पता है जो करेवा है ये जाफरान यानी कि केसर उत्पादन करता है। क्या होता है? केसर उत्पादन प्रसिद्ध है यहाँ करेवा में। कैसा है? जो आपका केसर है ये केसर के लिए बड़ी फेमस है। तो क्वेश्चन बन जाए कश्मीर घाटी किससे बनी है? तो झेलम जो नदी है वो झेलम नदी से ही ये आपके बनी। चलिए, देख लिया? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों अभी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।